हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज मैं पुनः एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 में अकाउंटेंसी पेपर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका मैं आंसर की लेकर के आया हूँ। इसमें मैं इसका आंसर जो 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जो सेट सीरीज जो होता है, क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड जो होता है वो सी कोड है। आपके पास हो सकता है ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, जो भी कोड हो। क्वेश्चन का क्रम आगे पीछे हो सकता है। आप क्या करें तो बारी बारी से इस क्वेश्चन को देखें और अपना जो आंसर, आपका जो क्वेश्चन बुकलेट होगा उसको सामने रखें और उसमें एक एक करके आप जा कर के वहाँ मिला सकते हैं। इससे आपको क्या होगा तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा कितना स्कोर बन रहा है अकाउंटेंसी में। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको तो सिर्फ 50 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो आप यहाँ जा कर के देखें जो आपका कौन कौन सा आंसर है, सही है कि गलत है और आपका कितना आता है अकाउंट में, ये आपको पता लग जाएगा। तो देखते हैं आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो सी सीरीज का है, तो उसमें देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण शब्द में सम्मिलित होते हैं। वित्तीय विवरण शब्द में सम्मिलित होते हैं लाभ हानि विवरण, स्थिति विवरण, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आर्थिक चिट्ठे क्या प्रारूप होता है तो लंबवत होता है। कैसा होता है? लंबवत। अस्थाई संपत्तियों को दिखाया जाता है तो अस्थाई संपत्तियों को लागत मूल्य ह्रास घटाकर। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं वित्तीय विवरण में हित रखने वाले पक्ष हैं। वित्तीय विवरण में हित रखने वाले पक्ष इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला है 2 या 2 से, अगला क्वेश्चन हमारा है 2 या 2 से अधिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है तो इसे कहा जाता है अंतर फर्म विश्लेषण। बी विकल्प हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है वित्तीय विवरण विश्लेषण उपयोगी है तो विनियोगकर्ता, अंशधारी के लिए, ऋण पदधारी, इनमें से सभी। डी में चले जाएं, इनमें से सभी। प्रवृत्त प्रतिशत की गणना के लिए किस वर्ष को आधार चुना जाता है? सी, 7 का सी हो जाएगा। विक्रय में से बेचे गए माल की लागत घटाकर ज्ञात की जाती है सकल लाभ, इसका बी आंसर हो जाएगा। इसका निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय विवरण के विश्लेषण की विधि नहीं है तो पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण विधि। अगला हमारा क्वेश्चन है समान आकार के विवरण प्रायः तैयार किए जाते हैं तो समान आकार के प्रतिशत के रूप में। कंपनी का निर्माण होता है कंपनी अधिनियम द्वारा, कंपनी अधिनियम द्वारा। अंशों के निर्गमन पर बट्टा है, अंशों के निर्गमन पर पूंजीगत हानि, पूंजीगत हानि। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है किसी कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा के अंतर्गत जारी करती है तो इसका आंसर हो जाएगा 52। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व तो होता है, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व तो सीमित होता है। इसके बाद है ये विकल्प हो जाएगा उसका, सममूल्य से अधिक प्राप्त राशि को किस खाते में तो क्रेडिट किया जाता है? प्रतिभूति प्रीमियम खाते में। इसके बाद है अंशहरण खाते के शेष को चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है अंश पूंजी खाते के अंतर्गत, अंश पूंजी खाते के अंतर्गत। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए प्रार्थित पूंजी में से घटाया जाता है? बकाया मांग। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर, स्वैट समतांश दिए जाते हैं कर्मचारी को, निर्देशक को, सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं
एक कंपनी द्वारा 10,000 अंश 10 रुपया की दर से 10% अधिलाभ पर दिए गए अधिलाभ की राशि होगी। तो आंसर ए हो जाएगा 10,000 इसका आंसर। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंपनी में निश्चित दर से लाभांश किसको दिया जाता है? समतांशधारी को, पूर्वाधिकार अंशधारी को, ऋण पदधारियों को या प्रवर्तकों को? तो इसका आंसर हो जाएगा निश्चित दर से पूर्वाधिकार अंशधारियों को। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीगत प्राप्ति है? भवन कोष, भवन के लिए कोष वो पूंजीगत प्राप्ति है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गैर लाभकारी संस्थाओं के अधिक या कमी को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए अधिक या कमी का आयव्यय खाता, आयव्यय खाता ए विकल्प हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आगम व्यय है? कौन आगम व्यय है? वेतन का भुगतान, बी विकल्प हो जाएगा। इसके बाद हमारा आंसर है, क्वेश्चन है, विशेष उद्देश्य से प्राप्त दान को माना जाता है। विशेष उद्देश्य से प्राप्त दान को पूंजीगत प्राप्ति, इसका सी आंसर हो जाएगा। नगद और बैंक लेन देन का सारांश होता है। नगद और बैंक लेन देन का सारांश होता है। तो यहाँ पर प्राप्ति और भुगतान खाता। सचिव को मानदेय का भुगतान है आयगत व्यय। निम्नलिखित में कौन सा एक वर्ष से संबंधित लेन देन को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष से संबंधित लेन देन को दर्शाता है? तो यहाँ पर एक वर्ष से संबंधित, एक वर्ष से संबंधित लेन देन, तो आयव्यय खाता में चले जाएं, बी विकल्प हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा। इसके बाद है, प्रवेश शुल्क होता है आयगत प्राप्ति। प्रारंभिक चिट्ठा तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रारंभिक प्राप्ति और भुगतान खाता। इसके बाद है, चिट्ठे बकाया चंदे को दिखाया जाता है, बकाया चंदे दिखाया जाता है। तो यहाँ पर ए बी दो नहीं, हाँ ए बी दोनों हो जाएगा, बकाया चंदा आयव्यय खाता में और चिट्ठा में, दोनों में। इसके बाद हमारा है, एक साझेदार की मृत्यु होने पर सभी साझेदारों के लिए ली गई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के लिए फर्म पाती है पॉलिसी की राशि, ए विकल्प होगा। साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है निष्पादक को। इसके बाद साझेदार के उत्तराधिकारी का खाता कब खोला जाता है? किसी साझेदार की मृत्यु पर, बी विकल्प हो जाएगा आंसर। कानूनी व्यय को वसूली खाता के किस पक्ष में लिखा जाता है? डेबिट पक्ष में इसका भुगतान किया जाता है। फर्म के विघटन के समय खाते के किस पक्ष में लिखा है? कानूनी व्यय को वसूली खाता डेबिट में। फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाता के किस पक्ष में लिखा है? तो फर्म के विघटन के संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य, तो डेबिट भाग में, ए आंसर हो जाएगा। इसका फर्म के विघटन पर संपत्तियों के विक्रय मूल्य की राशि कहाँ लिखी जाती है? लिखी जाती है वसूली खाता में, वसूली खाता में। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो जब कोई साझेदार किसी बाह्य दायित्व के भुगतान का दायित्व लेता है तो खाता क्रेडिट किया जाता है। तो जब कोई साझेदार किसी बाह्य दायित्व के भुगतान का, तो साझेदार का पूंजी खाता। इसके बाद हमारा आंसर है, ये गैर अभिलेखी दायित्वों का भुगतान किया जाता है तो दिखाया जाता है गैर अभिलेखी दायित्व का वसूली खाता के डेबिट पक्ष में। इसके बाद हमारा आंसर है, क्वेश्चन है, यदि समापन के समय दायित्वों के संबंध में कोई सूचना न दी हुई हो, यदि समापन के समय दायित्वों के संबंध में कोई सूचना न दी हो तो पूर्ण भुगतान होगा, बी विकल्प होगा। फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी बैंक खाता के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। वेतन पाने के, कमीशन पाने के, पूंजी पर ब्याज या इनमें से सभी। तो साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है, इनमें से सभी, डी विकल्प हो जाएगा। एक नया साझेदार अपनी ख्याति के बदले लाता है नगद, पूंजी और ए बी दोनों। तो उसके लिए वह नगद लाता है। क्या लाता है? नगद लाता है। निम्नलिखित में से, और या यहाँ पर आप इसका सी विकल्प दे सकते हैं। अगर आप सी विकल्प दिए तो ये भी इसका सही होगा आंसर। इसके बाद हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ख्याति की प्रकृति है? तो इनमें से सभी। अधिलाभ के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा
जो क्रय वर्ष गुने अधिलाभ, क्रय वर्ष गुने अधिलाभ बी विकल्प हो जाएगा। ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक हैं इनमें से सभी। अधिलाभ से आप क्या समझते हैं? औसत लाभ घटे सामान्य लाभ, बी विकल्प हो जाएगा। सामान्य संचय लेखा हमेशा दर्शाता है, सामान्य संचय लेखा हमेशा दर्शाता है क्रेडिट शेष। पुनर्मूल्यांकन खाता है नाममात्र खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता है नाममात्र खाता। पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट पक्ष का डेबिट पक्ष पर आधिक्य, पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट पक्ष का डेबिट पक्ष पर आधिक्य, क्रेडिट पक्ष का डेबिट पक्ष पर आधिक्य क्या कहलाता है? तो लाभ कहलाता है। 3 साझेदारों का बराबर लाभ अनुपात है, 3 साझेदारों का बराबर लाभ अनुपात, तो ये सी विकल्प हो जाएगा। सी 1/3 1/3 1/3 अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है चुकता पूंजी, चुकता पूंजी घट जाती है, पेड अप कैपिटल घट जाती है। कंपनी अपना हस्ताक्षर करती है, कंपनी अपना हस्ताक्षर करती है, कंपनी अपना हस्ताक्षर मुहर के माध्यम से, मोहर या सील, तो यहाँ पर 52 का जो हो जाएगा वो सी विकल्प हो जाएगा, सील और मोहर के माध्यम से। कंपनी ऋण पत्र भाग लेता है, ऋण पत्र भाग होता है दीर्घकालीन उधार का, दीर्घकालीन उधार का। ऋण पत्रधारी होते हैं कंपनी के लेनदार, बी विकल्प होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ऋण पत्र आवेदन खाता किस प्रकृति का होता है? तो व्यक्तिगत प्रकृति का व्यक्तिगत खाता होता है। ऋण पत्रों पर ब्याज परदेय ब्याज है। कंपनी के लाभों के विरुद्ध एक प्रभार, कंपनी के लाभों के विरुद्ध एक प्रभार। बैंक से लिए गए ऋण के लिए ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किए जाने पर किस खाते को डेबिट किया जाता है? बैंक से, तो ऋण पत्र डिवेंचर सस्पेंस, डी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में ऋण पत्रों को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? एक आर्थिक ऋण पत्रों को दीर्घकालीन उधार, बी विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है जो ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती को लिखा जाता है विविध व्यय के रूप में, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के रूप में। अगला है ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है, तो यहाँ पर व्यक्तिगत खाता ए विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर ए विकल्प हो जाएगा इसका आंसर। अगला है जो कंपनी नियम 2014 के अनुसार ऋण पत्रों के शोधन पर ऋण पत्रों की राशि कितने प्रतिशत शोधन कोष में निर्माण करना चाहिए? ए 25%। इसके बाद है दीप लिमिटेड ने 100 रुपया वाले, दीप लिमिटेड ने 100 रुपया वाले 7% ऋण पत्रों को 4% कटौती पर 5% 6% का अधिमूल्य पर शोधनीय ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि होगी, तो यहाँ 10 लाख हो जाएगा। यहाँ ए विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ आगे है ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात सिंकिंग फंड खाता का शेष अंतरित सामान्य संचय खाता में। अगला हमारा क्वेश्चन है जब ऋण पत्र को सममूल्य पर जारी किया जाता है और प्रीमियम पर शोधन किया जाता है तब इस प्रकार के निर्गमन पर हानि किस खाते में डेबिट किए जाते हैं? तो यहाँ पर जब ऋण पत्रों को सममूल्य पर जारी किया जाता है और प्रीमियम का, तो ऋण पत्र निर्गमन पर हानि खाता में। अगला क्वेश्चन हमारा है ऋण पत्र शोधन की विधियां हैं, डी इनमें से सभी। अगला है विपणन योग्य प्रतिभूति की बिक्री को दिखाया जाता है, विपणन योग प्रतिभूति की बिक्री को विपणन योग प्रतिभूति को दिखाया जाता है, तो वहाँ पर निवेश क्रियाओं में, निवेश क्रियाओं में। अगला हमारा हो जाएगा कर के लिए प्रावधान है चालू दायित्व, कर के लिए प्रावधान है चालू इंटरनल रिजर्व, तो यहाँ कर के लिए प्रावधान है चालू दायित्व आंतरिक संचय या ए बी दोनों, तो कर के लिए प्रावधान चालू दायित्व, यहाँ पर सी चले जाएंगे, सी विकल्प में चले जाएंगे, यहाँ सी हो जाएगा आंतरिक संचय। इंटरनली रिजर्व करके वो रख लेता है रिजर्व फॉर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इसके बाद है कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट निर्गत किया जाता है अंशधारियों के लिए, वित्तीय विवरण होते हैं अभिलेखित तथ्य, अभिलेखित तथ्य। कॉपीराइट और पेटेंट किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत। निम्नलिखित मदों में से किसे चालू अनुपात की गणना पर ध्यान नहीं दिया जाता है? फर्नीचर। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तरल संपत्तियों में शामिल है, तरल संपत्तियों में शामिल है
तो क्या तरल संपत्ति में शामिल? 3 में से सभी। एक कंपनी मूर्त संपत्ति 4 लाख से 5 लाख हो गई बढ़कर, तो इसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो 1 लाख यानी 25% हो जाएगा आंसर। इसका आंसर 25% हो जाएगा। संचालन अनुपात है लाभदायकता अनुपात। संपत्तियों में केवल उन्हीं संपत्तियों को शामिल किया जिसके अंदर में धन की वसूली की संभावना 1 माह के अंदर हो। चालू संपत्ति में 1 वर्ष के अंदर वाला सी विकल्प हो जाएगा। लेनदार आवर्त अनुपात में शामिल किया जाता है कुल उधार क्रय। कुल उधार क्रय ए विकल्प हो जाएगा। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है इनमें से सभी। इनमें से रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय भवन का नगद क्रय निवेश क्रिया में हो जाएगा। इसका आंसर निवेश क्रिया। इसका निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ का उपयोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ का उपयोग नहीं है? लेनदारों में वृद्धि। इसके बाद हमारा हो जाएगा वित्त संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है वित्त संबंधी क्रियाओं से अंशों के निर्गमन से प्राप्तियां, सी विकल्प हो जाएगा। वसीयत को मानना चाहिए दायित्व। पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है पूंजीगत प्रकृति स्थिति विवरण में, बी विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अग्रिम प्राप्त चंदे हैं तो अग्रिम संपत्ति साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1932 में। इसके बाद हमारा है फर्म के लिए साझेदार आहरण पर ब्याज आय कहलाएगा। साझेदारी में साझेदारी अनुबंध बनाना ऐच्छिक है। जब पूंजी स्थिर हो तो साझेदारों का पूंजी खाता दिखाता है जमा शेष। एक साझेदार होने के लिए आवश्यक है वयस्क होना अवयस्क होना, इनमें से तो यहाँ ए बी दोनों। एक साझेदार होने के लिए आवश्यक है वयस्क होना या अवयस्क होना, तो वैसे जनरली आवश्यक है वयस्क होना, लेकिन आप सी विकल्प में चले जाएं अगर यह बनाए हैं तो। एक साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार को वेतन नहीं दिया जाता है, वेतन नहीं दिया जाएगा। अगला चालू खाता का शेष हो सकता है इनमें से सभी। इसके निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश के समय अनिवार्यतः पुनर्मूल्यांकित की जाती है? ख्याति। इसके बाद है नई संपत्ति के मूल्य में कमी कहलाती है। नई संपत्ति के मूल्य में कमी ह्रास कहलाती है। अस्थायी संपत्ति के मूल्य में नहीं बोला गया, अस्थायी संपत्ति के मूल्य में ह्रास कहलाता है। इसके बाद पुनर्मूल्यांकन खाता एक जैसा होता है लाभ हानि समायोजन खाता। इसके बाद है जब एक नया साझेदार इसके बाद है जब एक नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद में नहीं लाता है तो उसे डेबिट करेंगे नए साझेदार के पूंजी खाता से। इसके बाद है साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट साझेदार के पूंजी खाते पूंजी पर ब्याज से। इसके बाद है संचित लाभ का हस्तांतरण किया जाता है साझेदारों के पूंजी खाते में। साझेदारी का पुनर्गठन होता है परिस्थिति बस। इसके बाद है अगला क्वेश्चन जब एक नया साझेदार ख्याति के लिए नगद राशि वर्तमान साझेदारों द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है? तो वह एक नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि त्याग अनुपात में। यदि हरि राय और प्रसाद साझेदार है, लाभ हानि 3-5-1 है, यहाँ पर 3-5-1 है, तो राय अवकाश ग्रहण करता है तो राय का जो है ये बीच वाला हिस्सा हो गया 3-5-8-9 तो 5/9, और वो खरीदता है प्रसाद लेता है तो उसमें 1/9 जोड़ दीजिए तो 6/9, तो अनुपात हो जाएगा 3:6 यानी 1:2 जो होगा बी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है XYZ लाभों को विभाजित करते हैं, Y अवकाश ग्रहण करते हैं, XZ का समान अनुपात XZ का नया अनुपात निकालें, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका जो बराबर हो जाएगा, चूँकि समान अनुपात बढ़ता है तो वही उसका बराबर। इस प्रकार से हमने 1 से लेकर 100 तक बताया है। अगर आपको इसमें से कहीं कोई डाउट हो, शंका हो तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो हम उस क्वेश्चन पर जोर डालेंगे। 1-2 क्वेश्चन जो है जिसमें आपको थोड़ा बहुत जैसे 52 हो गया, 27 हो गया, इस सब में थोड़ा बहुत अगर है बनाए हैं, अगर फिर भी आपको शंका है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, हम उसका फिर नया कुछ करके लाएंगे। इसके बाद मैं BST EPS इंग्लिश हिंदी बारी से इसका आंसर की जारी करूंगा।
आप चैनल के माध्यम जुड़े रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।